दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमें पता है आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पर आप रुक जाइए, पहले कहानी सुन लीजिए। अच्छी लगे तो फिर हमारी फैमिली ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। आज की कहानी है कहानी का अंत। माँ, मैं काव्या से विवाह करना चाहता हूँ। कार्तिक ने सिडनी से फ़ोन पर अपनी माँ चित्रा को सूचना दी। कौन काव्या? चित्रा चौंक उठी थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कार्तिक तो अभी 25 वर्ष का ही था। उसने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? चित्रा के दिमाग में तो उसका कार्तिक अभी भी वही निर्जर हंसी से उसके वात्सल्य को भिगोने वाला, दौड़कर उसके आंचल में छिपने वाला नन्हा मुन्ना बेटा ही था। अब देखते ही देखते इतना बड़ा हो गया कि विवाह करने का मन ही नहीं बनाया, बल्कि लड़की भी पसंद कर ली। पति अरविंद की मृत्यु के बाद उसने कई सारी कठिनाइयों को झेलकर उसकी परवरिश की, और जब कार्तिक को अपने प्रोजेक्ट के लिए सिडनी की फेलोशिप मिली, तब उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर ही अपने जिगर के टुकड़े को खुद से जुदा कर दिया था। वह समझती थी कि बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए अपनी ममता का त्याग उसे करना ही होगा। आखिर कब तक वह उसे अपने आंचल से बांध कर रख सकती थी? अब तो उसके पंखों ने भी उड़ान भरने की क्षमता आ ही गई थी। अब वह भी अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए तैयार था। अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले लेने में पूरी तरह से समर्थ था। उसने अपने बेटे की पसंद को वरीयता दी और फौरन हाँ कर दी। कार्तिक को अपनी माँ पर पूरा यकीन था कि वे उसकी पसंद को नापसंद बिल्कुल नहीं करेंगी। काव्या भी सिडनी में उसी के प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। वहीं दोनों की मुलाकात हुई, जो बाद में प्यार में बदल गई, और दोनों ने विवाह करने का मन बना लिया था। काव्या के पेरेंट्स ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। चित्रा ने कार्तिक से काव्या की फ़ोटो भेजने को कहा तो उसे जल्दी ही मिल गई। फ़ोटो देखकर वह पूरी तरह से निहाल हो गई। कितनी प्यारी बच्ची है। भंवरे सी काली काली आँखें, आत्मविश्वास से भरी हुई, कद 5 फुट 5 इंच, होठों पर किसी को भी जीत लेने वाली हंसी, सभी कुछ तो मनभावन था। काव्या की हंसी ने चित्रा के बिसरे हुए अतीत को जीवंत कर दिया था। कितनी प्यारी पहचानी हुई हंसी है ये। यह हंसी तो उसके ख्यालों से कभी उतरी ही नहीं थी। इसी हंसी ने तो उसके दिन का चैन, रातों की नींद छीन ली थी। इसी हंसी पर तो वह कुर्बान थी। तो क्या काव्या श्रीकांत की बेटी है? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है ये मेरा भ्रम हो। उसने फ़ोटो पलटकर देखा, काव्या वर्मा लिखा था। अब उसका शक यकीन में बदल गया। वह अचंभित थी। नियति ने उसे कहाँ से कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। किस प्रकार वह प्रतिदिन काव्या के रूप में श्रीकांत को देखा करेगी? लेकिन वह कार्तिक को मना भी तो नहीं कर सकती थी, क्योंकि काव्या कार्तिक का प्यार है, जिसे छीनने का उसे कोई हक भी नहीं है। सो इस शादी को मना करने का कोई समुचित आधार भी तो नहीं था। वह बेटे को क्या कारण बताती? धोखा तो श्रीकांत ने उसे दिया था। उसका बदला काव्या से लेने का कोई औचित्य भी नहीं बनता था। आखिर उसका अपराध भी क्या है? नहीं नहीं, कार्तिक और काव्या एक दूसरे के लिए तड़पें, ये उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। शादी के बाद पता ही न चला कि श्रीकांत कहाँ है, और उसने कभी जानने का प्रयास भी नहीं किया। अब उसका मन उससे छलावा कर रहा था। काव्या की फ़ोटो देखते ही लगता मानो श्रीकांत ही उसके सामने खड़े मुस्कुरा रहे हों। श्रीकांत ने न जाने कब चुपके से उसके जीवन में प्रवेश कर लिया था। श्रीकांत, जिससे उसकी कुंवारी रातों को चाहत के कई रंगीन सपने दिखाए थे। कैसे भूल सकती थी वह उस दिन को, जब उसने विश्वविद्यालय में बीए प्रथम वर्ष में एडमिशन लिया था। भीरू प्रवृत्ति की सहमी सहमी सी लड़की जब पहले दिन क्लास अटेंड करके पहुंची तो बड़ी ही घबराई हुई थी। जगह जगह लड़के और लड़कियों का झुंड बनाकर आपस में बातें करते देखकर वह घबरा रही थी। वह अचकचाई सी कॉरिडोर में इधर उधर देख रही थी। उसे अपने क्लासरूम का भी पता नहीं था। कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा था जिससे वह कुछ भी पूछ सके। तभी एक सौम्य दर्शनीय व्यक्तित्व वाला युवक सामने से आता दिखा। उसने तनिक हकलाते हुए पूछा, रूम नंबर 40 किधर पड़ेगा? उस लड़के ने उसे अचंभे से देखा, फिर तनिक मुस्कुराते हुए बोला, आप रूम नंबर 40 के सामने ही खड़ी हैं। ओह,
वह बुरी तरह से झेप गई और क्लास में जाकर बैठ गई। हाय, आई एम नीलम वर्मा। उसने पलट कर देखा। उसकी बगल में एक प्यारी सी उसकी समवयस्क लड़की आकर बैठ गई थी। उसने चित्रा की और मैत्री का हाथ बढ़ाया। कुछ ही देर में दोनों में गहरी दोस्ती भी हो गई। क्लास समाप्त होते ही दोनों एक साथ बाहर आ गई। दादा, नीलम चिल्ला उठी। चित्रा ने चौंक कर देखा। वही युवक उनकी ओर बढ़ा चला आ रहा था। क्यों रे, क्लास ओवर हो गई थी या यूं ही बंक करके भाग रही है? उसने नीलम को छेड़ा। नहीं दादा, क्लास ओवर हो गई थी। और आपने यह कैसे सोच लिया कि हम क्लास बंक करके भाग रहे हैं? भला हम ऐसे दिख रहे हैं क्या? उसके स्वर में थोड़ी सी नाराज़गी थी। सॉरी बाबा, अब नहीं कहूँगा। उसने अपने कान पकड़ने का नाटक किया। नीलम मुस्कुरा उठी। फिर उसने पलटकर चित्रा से उसे मिलवाया। दादा, इनसे मिलो। यह है चित्रा सचदेव, मेरी क्लासमेट। और चित्रा, ये है मेरे दादा श्रीकांत वर्मा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बेंगलुरु में पोस्टेड हैं। उसने दोनों का आपस में परिचय करवाया। चित्रा संकोच से दोहरी हुई जा रही थी। बड़ी मुश्किल से उसने नमस्कार की मुद्रा में हाथ जोड़े। मैं इनसे मिल चुका हूँ, क्यों है ना? उसने धृष्टता से मुस्कुराते हुए चित्रा की ओर देखा। अच्छा, नीलम ने शोखी से कहा। घर आकर चित्रा उसे पूरे दिन के घटनाक्रम में उलझी रही। ये क्या हो रहा है? ऐसा तो मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ। न जाने कितने लोगों से प्रतिदिन मुलाकात होती रहती थी, लेकिन इतनी बेचैनी तो पहले कभी नहीं हुई। मन में कई सवाल उमड़ घुमड़ रहे थे। नीलम तो कह रही थी कि श्रीकांत बेंगलुरु में है, तो फिर यहाँ क्या कर रहा है? फौरन ही उसका मन जवाब दे देता। हो सकता है आजकल यहीं हो और अपनी बहन को पहले दिन यूनिवर्सिटी छोड़ने आया हो। हाँ, ज़रूर ऐसा ही होगा। रह रहकर श्रीकांत का मुस्कुराता हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने आकर मुंह चढ़ाने लगता था। क्यों, परेशान कर दिया ना मैंने तुमको? हो रही हो ना मुझसे मिलने को बेचैन? हाँ हाँ, मैं बेचैन हो रही हूँ तुमसे मिलने के लिए। क्या तुम भी? वह अनायास ही आपस में अपने मन में बुदबुदा उठी। क्या हुआ दीदी, तुम नींद में क्या बुदबुदा रही हो? बगल में सोई हुई उसकी छोटी बहन ऋचा ने उससे पूछा। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। तूने कोई सपना देखा होगा। चल सो जा चुपचाप। चित्रा ने खिसिया कर चादर में अपना मुंह ढाँप लिया और फिर से सोने की कोशिश करने लगी। दूसरे दिन हजारों मनौतियाँ मानते हुए वह घर से निकली। काश कि आज भी श्रीकांत से मुलाकात हो जाए तो कितना अच्छा होगा। पूरे दिन दोनों सहेलियां साथ ही रही, किंतु वह अब तक नहीं आया। चाह कर भी वह नीलम से कुछ भी नहीं पूछ सकी थी। शर्म ने उसे जकड़ रखा था। उसका मन श्रीकांत से मिलने को बेचैन हो रहा था, पर संस्कारों के चाबुक की मार से उसने खुद को साधे रखा था। इन्हीं विचारों में डूब उतर रही थी कि तभी सामने श्रीकांत आता दिखा। क्या बात है दादा, आप आज फिर से यहाँ पर? आज तो विश्वविद्यालय का पहला दिन भी नहीं है। आज मेरा दूसरा दिन है और मैं कोई अकेली भी नहीं हूँ यहाँ पर। नीलम ने श्रीकांत को छेड़ा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं कल सुबह की फ़्लाइट से वापस चला जाऊँगा ना। सोचा आज तुझे थोड़ा बहुत घुमा फिरा दूँ, फिर इत्मीनान से बातें करते हैं। तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? फिर तो अरसे बाद ही आपस में मिलना होगा और पता नहीं कितने समय के बाद आपस में बात हो। श्रीकांत ने चित्रा की ओर देखते हुए कहा। नीलम मन ही मन मुस्करा रही थी, जबकि चित्रा का चेहरा आरक्त हो रहा था और बड़ी ही सरलता से उसके मन के भावों की चुगली कर रहा था। अच्छा दादा, आप चित्रा से बातें करिए, मैं अभी कॉमन हॉल से होकर आती हूँ। नीलम यह कहने के साथ ही चित्रा की ओर देखकर मुस्कुराती हुई वहाँ से जानबूझकर चली गई। चित्रा की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले। तभी श्रीकांत उससे बोल उठा। तुम्हें कुछ कहना तो नहीं है? मैं कल सुबह यहाँ से चला जाऊँगा। नहीं, मुझे क्या कहना है भला? चित्रा थोड़ी सी नर्वस हो रही थी। ठीक है, फिर ये न कहना कि मैंने तुम्हें कुछ कहने का मौका नहीं दिया था, श्रीकांत ने तनिक डिठाई से कहा। तभी सामने से नीलम वापस आते हुए दिखी। नीलम ने आकर बताया, आज क्लासेस सस्पेंड हो गई हैं, मैम आज नहीं आई है। यह कहने के साथ ही उसने आगे कहा, चलो ना दादा, कहीं घूम फिर आए। तू चलेगी ना चित्रा? चित्रा पसोपेश में पड़ गई। क्या करे, जाने का मन तो है, पर यदि घर में यह बात किसी को पता चल गई तो? माँ पापा कुछ गलत न समझ बैठे।
वैसे भी जब उसके दाखिले की बात हुई थी तभी मामा जी ने उसे टोका था, जीजा जी लड़की को विश्वविद्यालय भेजकर आप गलती कर रहे हैं, कहीं हाथ से न निकल जाए आपकी बेटी। लेकिन उसका मन चंचल हो रहा था। क्या हुआ यदि थोड़ी देर और श्रीकांत का साथ मिल जाए तो? और वह फिर तैयार हो गई। तीनों ने खुद घुमाई फिराई की, पूरे शहर में लगभग घूम फिर लिए। शाम को नीलम और श्रीकांत ने अपनी कार से उसे उसके घर छोड़ा। उसके माँ पापा भी उन दोनों से मिलकर बहुत प्रभावित हुए। दूसरे दिन उसका मन बहुत ज़्यादा अशांत था। आज श्रीकांत चला जाएगा, न जाने अब कब मुलाकात हो। वह बड़े ही अनमने ढंग से क्लासेस के लिए तैयार होकर यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई। सामने से उसे नीलम आते हुए दिखी। चित्रा को देखते ही वह चहक कर बोली, पता है दादा आज भी नहीं गए वापस। एक माह के लिए अपनी छुट्टियां बढ़ा ली हैं उन्होंने। असल में दादा के जाने के नाम से ही मम्मी परेशान होने लगी हैं। बस दादा को रुकने का बहाना मिल गया। उन्होंने अपना जाना कैंसिल कर दिया है और वह भी पूरे 1 महीने के लिए। लेकिन चित्रा अच्छी तरह समझती थी कि वह वापस क्यों नहीं गया। अब अक्सर ही दोनों की मुलाकातें होने लगीं और उसने अपना दिल श्रीकांत के हवाले कर दिया, बिना यह जाने कि श्रीकांत भी उसको प्यार करता भी है या नहीं। लेकिन जब श्रीकांत ने बिना किसी लाग लपेट के सीधे सादे शब्दों में अपने प्यार का इजहार कर दिया तो वह जैसे झूम उठी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा सतरंगी आसमान ही उसकी मुट्ठी में सिमट आया हो। वह अरमानों के पंखों पर झूला झूलने लगी। एक रविवार को श्रीकांत अपने पेरेंट्स और नीलम को लेकर उसके घर आ दमका। उसने अपने कमरे की खिड़की से उन्हें देखा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से बुरी तरह से धड़कने लगा था। चलो दीदी, माँ ने तुम्हें ड्राइंग रूम में बुलाया है। ऋचा ने आकर उसे चौंका दिया था। वह अचकचाई सी माँ के बुलाने पर सबके बीच पहुँच गई। श्रीकांत के पेरेंट्स उसके पेरेंट्स से बातों करने में पूरी तरह से मग्न थे। उसे देखते ही श्रीकांत की माँ ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर अपनी बगल में बैठा लिया। हमें आपकी बेटी बहुत ज़्यादा पसंद है। हम इसे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं, अगर आपको कोई ऐतराज़ ना हो तो। वह शर्म से लाल हो रही थी। माँ पापा इसी बात पर पूरी तरह से निहाल थे कि उन्हें घर बैठे बैठे ही इतना अच्छा रिश्ता मिल गया अपनी बेटी के लिए। उन्होंने फ़ौरन हाँ कर दी। उसकी भाभी सास ने पर्स से अंगूठी निकाली और श्रीकांत से उसे पहनाने के लिए कहा। श्रीकांत ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी अनामिका में अंगूठी पहनाकर अपने प्यार की मोहर लगा दी। आज से वो दोनों एक हो गए थे। उसने भी अपनी माँ द्वारा दी गई अंगूठी श्रीकांत को पहनाकर अपनी स्वीकृति दे दी। उसे यह सब सपने जैसा महसूस हो रहा था। आखिर इतनी जल्दी उसका प्यार उसे मिलने वाला जो था, वह इस अप्रत्याशित सगाई के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। क्या सच में जो प्यार उसके दिल के दरवाजे पर अब तक दस्तक दे रहा था वह उसकी झोली में आ गिरा था? तभी भाभी कहकर नीलम उससे लिपट गई। लज्जा के मारे उससे वहाँ बैठा भी नहीं जा रहा था। वह नीलम को लेकर अपने कमरे में आ गई। सगाई के बाद तो श्रीकांत अक्सर ही उसके घर आने जाने लगा था। अब उसे अपनी ससुराल में कभी भी आने का परमिट जो मिल गया था। इस 1 महीने में वह चित्रा के साथ एक पूरा जीवन जीना चाहता था। अधिक से अधिक समय वह अपनी मंगेतर के साथ बिताना चाहता था। दोनों कभी मूवी देखने चले जाते, कभी दरिया के किनारे हाथों में हाथ डाले घूमते नजर आते। भविष्य के सुंदर सपने संजोते अपने स्वप्नों की दुनिया में लगातार विचरण करते थे। पहले तो चित्रा को शर्म सी आती थी, लेकिन अब घूमने फिरने का लाइसेंस मिल गया था दोनों को। सभी लोग बेफिक्र थे कि ठीक भी है, दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी दोनों के लिए। आखिर वह दिन भी आ गया जब श्रीकांत को बेंगलोर वापस जाना था। वह भाव विभोर हो रही थी। श्रीकांत उसे अपने से लिपटाए दिलासा दे रहा था, बस कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। जहाँ मैं वहाँ तुम, हमारे ऊपर कोई बंधन नहीं होगा। और चित्रा ने उसके सीने में अपना मुंह छिपा लिया। श्रीकांत उसका मुंह ऊपर उठाकर बार बार उसके चेहरे पर अपने प्यार की मुहर अंकित कर रहा था। श्रीकांत चला गया, उसे अकेला छोड़कर यादों में तड़पने के लिए।
विवाह जाड़े में होना था और अभी तो कई माह बाकी थे। फोन पर बातों में वह कि चित्रा के गाल शर्म से लाल हो जाते थे। वह उसकी बातों का उत्तर देना चाहती थी, किंतु शर्म उसके होठों को सी देती थी और वह चुप रह जाती थी। नीलम अक्सर उसे छेड़ती और वह शर्मा जाती थी। आखिर अक्टूबर का महीना भी आ गया था। घर में जोर शोर से शादी की तैयारियां चल रही थी। माँ पापा पूरे पूरे दिन उसे इस मॉल से उस मॉल लेकर जाते थे। उसकी पसंद की ज्वेलरी और साड़ियाँ आदि खरीदने के चलते क्लासेस छूट रही थी। जब वो कुछ कहती तो माँ बोलती, अब ससुराल में जाकर ही पढ़ाई करना, यहाँ बस तू शॉपिंग कर ले शादी की। वह चुप रह जाती थी। नवंबर का महीना भी आ गया। तैयारियों में और भी ज़्यादा तेज़ी आ गई थी। निमंत्रण पत्र भी अब सबको जा चुके थे और तभी उन पर अचानक से एक गाज गिरी। श्रीकांत ने अपने पापा को सूचना दी कि उसने अपने साथ ही कार्यरत किसी सीमा रेड्डी से विवाह कर लिया है। चित्रा बुरी तरह से टूट गई। उसे श्रीकांत पर बेहद यकीन था। श्रीकांत उसे इस प्रकार धोखा देगा, यह तो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वह श्रीकांत जो उसे अपनी आंखों से ओझल भी नहीं होने देना चाहता था, उसके बालों से अटकेलियां करता, कभी कहता, तुम्हारी झील सी गहरी आंखों में मैं डूब डूब जाता हूँ, सागर की लहरों सा लहराता तुम्हारा बदन मुझे अपने में समेटे लिए जा रहा है। ऐसे कैसे धोखा दे सकता है वह उसे? वह खुद से ही लगातार सवाल करती रहती। श्रीकांत के पापा बहुत ही लज्जित थे और बार बार हाथ जोड़कर चित्रा के परिवार से अपने बेटे के धोखे की माफ़ी मांग रहे थे। और नीलम, वह तो चित्रा से नज़रें मिलाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी। लेकिन अब इन सब बातों से फ़ायदा भी क्या था? निराशा के अंधकार में वह नई राह तलाशने की कोशिश करती, लेकिन हर राह केवल श्रीकांत की ओर ही जाती थी। उसके आगे तो सारी सड़कें जैसे बंद ही मिल रही थी और वह अंधेरों में भटक कर रह जाती थी। कहीं से भी प्रकाश की एक भी किरण नज़र नहीं आ रही थी। अब वह अपने नाते रिश्तेदारों व मित्रों से भी नज़रें चुराने लगी थी, जबकि माँ उसे लगातार समझाती थी, बेटा इसमें तेरा कोई दोष नहीं है, दोष तो हमारा है जो हमने उस धोखेबाज को पहचानने में भूल की। 2 माह बाद ही पापा ने उसका विवाह अरविंद से कर दिया। अरविंद इनकम टैक्स ऑफिसर थे और बेहद सुलझे हुए व्यक्तित्व के मालिक थे। पापा ने उनसे श्रीकांत और चित्रा की कोई भी बात नहीं छिपाई थी और परिवार के सम्मान की खातिर ही उसने इस विवाह को स्वीकार कर लिया था। अरविंद सही मायने में एक अच्छे इंसान थे। उन्होंने कभी भी उसे इस बात का आभास तक नहीं होने दिया कि वे उसके अतीत से पूरी तरह से परिचित हैं और उन्होंने उसे अपने प्यार से लबरेज कर दिया। अब उसे श्रीकांत की याद भी ना के बराबर ही आती थी। वह अरविंद का साया बन गई थी। 2 वर्षों बाद ही उसके जीवन की बगिया में अरविंद के प्यार का एक फूल भी खिला, कार्तिक, उसका बेटा कार्तिक। वह अपने आप को दुनिया की सबसे खुशनसीब स्त्री समझने लगी थी। अरविंद का बेशुमार प्यार और कार्तिक की किलकारियों से वह अपने अतीत के काले अध्याय को पूरी तरह से भूल चुकी थी। लेकिन नियति बहुत ही क्रूर थी। वह उसे एक बार फिर से चोट देने के लिए तैयार खड़ी थी। तभी तो 2 दिनों के दिमागी बुखार से अरविंद उसे हमेशा के लिए अलविदा कहकर उसके जीवन से बहुत दूर चला गया, हमेशा हमेशा के लिए। और अब वह अपने बेटे के साथ फिर से अकेली रह गई। अरविंद के ऑफिस में ही उसे नौकरी मिल गई। वह अकेली ही चल पड़ी उस जगह पर जो नियति ने उसके लिए चुनी थी। उसे अपने पति के हर उस सपने को पूरा करना था जो उन्होंने कार्तिक के लिए देखे थे। उसे कार्तिक का भविष्य संवारना था। उसे आकाश की अनंत ऊंचाइयों तक पहुंचाना था। कार्तिक था भी बड़ा ही मेधावी, सदा अव्वल आने वाला। पीछे पलटकर उसने कभी देखा ही नहीं था और लगातार तरक्की की ओर बढ़ता गया। सिडनी में कार्तिक को फेलोशिप मिल गई थी और उसके उज्जवल भविष्य के लिए चित्रा ने बिना ना नुकर किए उसे विदेश भेज दिया था। वहाँ उसे काव्या मिली, जिससे वह विवाह करना चाहता था और जिसकी मंजूरी चित्रा ने उसे फौरन ही दे दी थी। उसका मन उसे भटका रहा था। यदि वास्तव में काव्या श्रीकांत की ही बेटी हुई तो क्या वह श्रीकांत का सामना कर सकेगी? आखिर क्यों नहीं उसने इस रिश्ते से इनकार कर लिया? क्यों स्वीकार कर लिया उसने रिश्ते को? अब क्या वह कार्तिक को मना कर दे इस शादी के लिए?
नहीं, सब कुछ इतना आसान भी तो नहीं था। अब यदि कार्तिक ने इनकार का कारण पूछा, तब क्या वह अपने मुंह से अपने अतीत को बयां कर सकेगी, जिसने उसके जीवन के मायने ही बदल दिए थे? श्रीकांत की बेटी को क्या वह दिल से स्वीकार कर सकेगी? कहीं ऐसा न हो कि श्रीकांत के प्रति उसके प्रतिकार का शिकार वह मासूम बच्ची बने। नहीं नहीं, श्रीकांत का बदला वह काव्या से कैसे ले सकती थी? वह बेटे का दिल भी तो नहीं तोड़ सकती थी, वरना वह भी काव्या की नज़रों में श्रीकांत के समान ही गिर जाएगी। उसने कार्तिक को फ़ोन किया। हेलो। दूसरी तरफ से कार्तिक का स्वर उभरा। बेटा, तुम काव्या से वहीं पर शादी करके इंडिया आ जाओ। मैं यहाँ पर एक ग्रैंड रिसेप्शन दे दूँगी, ताकि सभी रिश्तेदारों को बहू का परिचय भी हो जाए। और हाँ, काव्या के माँ पापा को विशेष निमंत्रण दे देना मेरी ओर से। कार्तिक और काव्या का रिसेप्शन सचमुच बड़ा ही शानदार था। सभी नाते रिश्तेदार व सगे संबंधी इकट्ठे हुए थे। चित्रा मेन गेट पर सभी का स्वागत कर रही थी। तभी श्रीकांत अपनी पत्नी के साथ आता हुआ दिखा। उसने हाथ जोड़कर दोनों का स्वागत किया। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। वह ऐसा प्रदर्शित कर रही थी मानो वह श्रीकांत को पहचानती ही नहीं है। लेकिन श्रीकांत उसे देखकर अचकचा गया। धीरे से बोला, चित्रा, तुम? वह श्रीकांत की बातों को अनसुना करके दूसरे मेहमानों की ओर बढ़ चली। खिसियाया हुआ सा श्रीकांत उसे बराबर आते जाते देख रहा था, लेकिन वह उसे किनारा कर रही थी। वह श्रीकांत को बात करने का कोई भी मौका नहीं दे रही थी। इतना तो श्रीकांत भी समझ चुका था। कार्तिक काव्या के साथ घूम फिर कर सभी मेहमानों से मिल रहा था। चित्रा भी सबसे अपनी बहू का परिचय करा रही थी। साथ ही साथ उसकी तारीफों के पुल भी बांधती जा रही थी। सभी मेहमान आखिर में विदा हो गए। रह गए बस श्रीकांत और उसकी पत्नी सीमा। अब वह उनकी ओर मुखातिब हुई और उनसे बोली, कहिए, कैसा लगा सारा इंतज़ाम आप लोगों को? अपनी ओर से तो मैंने कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। बहुत ही अच्छा प्रबंध था। आपको देखकर ऐसा लगता है कि मेरी बेटी को बहुत ही समझदार सास मिली है। आइए, हम लोग आपस में गले तो मिल लें। कहकर सीमा उसके गले लग गई। चित्रा ने कनखियों से श्रीकांत को देखा। उसका चेहरा सियाह हो रहा था। वह बेहद घबराया हुआ सा था। शायद उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि चित्रा उसे न पहचानने का बहाना कर रही है। उसे इस बात का अंदाज़ा तो था कि वह उससे नाराज़ है, किंतु उसे कुछ कहने का मौका तो दे। कहीं ऐसा न हो कि उसकी बेवफाई का बदला काव्या से ले ले। वह इन्हीं विचारों में लगातार डूबा जा रहा था। उन लोगों के रुकने की व्यवस्था चित्रा ने अपने घर के गेस्ट रूम में ही की थी। रात्रि के 2 बज रहे थे। चित्रा की आंखों में नींद नहीं थी। वह अतीत के सागर में लगातार गोते लगा रही थी। क्यों किया श्रीकांत ने मेरा साथ ऐसा? और इन 25 वर्षों में उसने एक बार भी यह नहीं जानने की कोशिश की कि मेरा हश्र क्या हुआ है, मैं जीवित भी हूँ या नहीं। जिस प्रकार समाज में मेरा अपमान हुआ था, उससे तो मर जाना ही उचित था। वह तो पापा की सूझबूझ से अरविंद जैसे पति मिले तो जीवन में फिर एक बार आशा का संचार हुआ था। लेकिन श्रीकांत की यादें हमेशा ही तो मन में उथल पुथल मचाती रही थी। अपने अतीत को अपने सामने पाकर वह हैरान हो रही थी। इतना गहरा रिश्ता बन गया है, कैसे निभेगा अब? अब तो बार बार ही श्रीकांत से आमना सामना होगा। तब वह क्या करेगी? वह बेचैन होकर अपने घर के लॉन में टहल रही थी। तभी चित्रा, किसी ने उसे पीछे से बुलाया। श्रीकांत ने पीछे से आकर उसे चौंका दिया। आप यहाँ इस समय क्यों आए हैं? वह पलटी। उसका स्वर पूरी तरह से कठोर था। चित्रा, एक बार, बस एक बार मुझे अपना पक्ष साफ करने दो, फिर मैं कभी भी तुमसे कुछ भी नहीं कहूँगा। मैं तुमसे क्षमा भी नहीं मांगूंगा, क्योंकि जो मेरी मजबूरी थी उसे मैं अपराध नहीं मानता हूँ। कैसी मजबूरी? कौन सी मजबूरी? मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती। जो हुआ अच्छा ही हुआ। आपके इनकार ने मुझे अरविंद जैसा पति दिया, जो वास्तव में बहुत ही अच्छे इंसान थे, और इसके लिए मैं आपकी ज़िंदगी भर आभारी रहूँगी। चित्रा ने अपने कदम अपने कमरे की ओर बढ़ाए। रुको चित्रा, एक बार मेरी बात तो सुन लो। मेरे सीने पर जो ग्लानि का बोझ है
वह कम से कम उतर जाएगा। हमारे रास्ते तो अलग हो ही चुके हैं। एक मौका, बस एक मौका तो दे दो चित्रा। श्रीकांत ने चित्रा की राह रोकते हुए कहा। चित्रा ठिठक कर वहीं पर खड़ी हो गई। कहिए, क्या कहना है आपको? कहाँ से शुरू करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। श्रीकांत झिझक रहा था। देखिए, आपको जो भी कुछ कहना है जल्दी से कह दीजिए। कोई आ जाएगा तो आपकी किरकिरी हो जाएगी और सबके सामने आप जवाबदेह हो जाएंगे। चित्रा ने कदम आगे बढ़ाने का उपक्रम किया। तो सुनो, यहाँ से जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा उल्लासित था। स्वप्न में मैं हर रोज़ तुम्हारे साथ अपना जीवन बिता रहा था। हर ओर मुझे केवल तुम ही तुम नज़र आती थी। मेरे सभी सहयोगी मेरे लिए बहुत खुश थे। मेरे एमडी मिस्टर सुनील रेड्डी ने भी ढेरों मुबारकबाद दी। जब विवाह के 15 दिन बचे थे, मेरे साथियों ने मुझसे ज़िद की और उन्होंने मेरे लिए एक 5 स्टार होटल में बड़ी ही शानदार पार्टी का आयोजन किया। मिस्टर रेड्डी भी अपनी पत्नी व अपनी बेटी सीमा, जो कि मेरी सहयोगी भी थी, उसके साथ मेरे पार्टी में शामिल हुए। ड्रिंक्स के दौर लगातार चल रहे थे। किसी को कोई भी होश नहीं था। डांस फ्लोर पर सभी एक साथ थिरक रहे थे कि अचानक मैं लड़खड़ा कर गिरने लगा। सीमा, जो कि उस समय मेरी ही डांस पार्टनर थी, उसने मुझे संभाल लिया। नशा गहरा रहा था और उस पर उसके शरीर की मादक सुगंध में मैं अचानक से खोने लगा। एक पल को मुझे ऐसा लगा जैसे तुम ही मुझे अपनी ओर आमंत्रण दे रही हो। मैंने सीमा को अपनी बाहों में भर लिया और सामने वाले कमरे में लेकर चला गया। सीमा ने भी कुछ ज़्यादा ही पी ली थी। उन्हीं नाजुक पलों में संयम के सारे बंधन टूट गए और वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। हम दोनों एक दूसरे की आगोश में लिपटे पड़े थे कि अचानक सर वहाँ आ गए। तुमने ये क्या कर दिया रास्कल? तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें नौकरी से निकाल देता हूँ। चीखते हुए मिस्टर रेड्डी अपनी पुत्री सीमा को एक तरह से घसीटते हुए वहाँ से लेकर चले गए। मैं परेशान भी था और शर्मिंदा भी। यह मैंने क्या कर दिया? ये मैंने कैसी गलती कर दी? तुम्हें पाने को मैं इतना आतुर था कि सीमा को तुम समझ बैठा और पतन के गर्त में जा गिरा। दूसरे दिन मिस्टर रेड्डी ने मुझे दोबारा जॉब इस शर्त पर वापस की कि मैं सीमा से शादी कर लूं, क्योंकि इस घटना का सभी को पूरी तरह से पता चल चुका था। सीमा के सम्मान का भी सवाल था। बस मैं मजबूर हो गया और इस प्रकार उसने मुझे विवाह करना पड़ा। मैं तुम लोगों को क्या मुंह दिखाता? बस एक इनकार की सूचना अपने पापा को दे दी। बाद में मिस्टर रेड्डी ने मुझे अपना पार्टनर बना लिया। अब तुम जो भी चाहो समझो। मैंने तुम्हें सब कुछ हूबहू पूरी तरह से सच बता दिया है। हो सके तो मुझे क्षमा कर देना प्लीज़। काव्या मेरी इकलौती बेटी है, उसे अपनी बेटी ही समझना, मेरा बदला उससे ना लेना। इतना कहकर श्रीकांत पूरी तरह से चुप हो गया। ठीक है श्रीकांत, जो हुआ सो हुआ। काव्या आपकी बेटी ही नहीं, मेरी बहू भी है। मेरी कोई बेटी नहीं है। उसने मेरी यह साध पूरी की है। अब आप कमरे में सोने चले जाइए। सीमा जी जाग जाएंगी तो अच्छा नहीं होगा। आपको न पाकर वे परेशान हो जाएंगी। मैं भूल चुकी हूँ कि कभी आपसे मिली भी थी और आप भी भूल जाइए यह सब कुछ, कहकर चित्रा अपने कमरे की ओर मुड़ गई। श्रीकांत भी चुपचाप अपने कमरे की ओर चला गया। इस प्रकार एक बिसरी हुई बात, यानी कि एक बिसरी हुई कहानी का अच्छे से और पूरी तरह से अंत हो गया। पर श्रीकांत के मन में आज भी अपराध बोध था। चित्रा 25 वर्षों से जिस हल्की आंच पर सुलग रही थी, वह आज आखिर बुझ गई। श्रीकांत नहीं तो क्या, उसकी बेटी तो अब उसने बहू के रूप में पा ही ली है ना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी ना? तो चलिए जल्दी से अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, कमेंट्स में हमें अपनी राय भी बता दीजिए कि आपको ये कहानी कैसी लगी, ताकि हम और भी ऐसी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए ला सकें। और हाँ, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें और फिर रोज़ की तरह लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।